Hello student, this is Anita Rathor. Today we are start new topic of second chapter units and measurement. The topic is dimensional analysis and its application. डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम लोग कैसे निकालेंगे या डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम ड्राइव करेंगे। अब उस डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशनल फार्मूले का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो डायमेंशनल एनालिसिस इज़ अ टूल टू फाइंड और चेक रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग देयर डायमेंशन। डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपस में रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि उनका रिलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, उनके डायमेंशंस को यूज़ करके। सो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड फर्स्ट टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में यूज़ करते हैं। टू कन्वर्ट यूनिट इन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम के यूनिट्स को हम दूसरे सिस्टम्स के यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे MKS से हम CGS सिस्टम में चेंज कर सकते हैं या CGS सिस्टम से हम MKS सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। थर्ड, टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन सर्टेन रीजनेबल असम्पशंस, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी फॉर्मूले को हम डायमेंशन का यूज़ करके ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे आर हैव सेम डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये केवल तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम है। जैसे हम किलोमीटर में से किलोमीटर को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किलोमीटर में से, यानी कि हम डिस्टेंस का जो यूनिट है उसमें से हम मास के यूनिट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि हम किलोमीटर में से हम 10 किलोग्राम में से 10 मीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं 10 किलोग्राम में से 10 मीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 किलोग्राम ये हमारी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी मास की फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी मास का यूनिट है, और जो मीटर है वो हमारा लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट है। तो जब हम दो यूनिट्स को आपस में ऐड तभी करते हैं जब उनके वो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। जैसे मास को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे 10 किलोग्राम और हम 5 किलोग्राम को ऐड कर सकते हैं, दैट इज मेक 15 किलोग्राम। 10 मीटर को और 5 मीटर को ऐड कर सकते हो, 10 मीटर जिसकी ये भी हमारा डिस्टेंस का यूनिट है और 5 मीटर ये भी हमारा लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और इनके डायमेंशंस भी सेम है। तो सेम यूनिट्स वाले या सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं और उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल वेलोसिटी कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी बिकॉज दे हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम होता है। बट फोर्स एंड मोमेंटम कैन नॉट बी एडेड, लेकिन फोर्स और मोमेंट को हम यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अलग है और मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला अलग है। फोर्स होता है आपका F = ma, जिसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको अगर हम डायमेंशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा mLt-2, और मोमेंटम में P = mv, तो इसका हो जाएगा ये किलोग्राम और इसका मीटर पर सेकंड। तो जब इसका आप डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा mLt-1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है mLt-2, ये है mLt-1, दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, तो इन दोनों को ना ही हम ऐड कर सकते हैं और ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
to check the dimensional consistency of v square equals to u square plus 2as, जो कि हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन है। तो इसमें हम इसके डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है v का, u का, a का और s का। यहाँ पर देखिए u का डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्योंकि u क्या है, आपकी स्पीड है, और स्पीड होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t-1। इसमें यहाँ पर हम इन्वर्स नहीं पढ़ते हैं, इसको t-1 बोलेंगे, और किलोग्राम का कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम m की पावर 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका u। v और u दोनों ही स्पीड है, इसलिए दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। a m0 l t-2। s आपका डिस्टेंस है, यानी कि सिर्फ l आएगा। अब इन वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप ऊपर पावर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऊपर पावर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m0, क्योंकि 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। l2 t-2 इक्वल्स टू अगेन m0 l2 t-2 प्लस m0 l2 t-2। यहाँ पर ये वाले जो दोनों टर्म है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है क्या है, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा m0 l2 t-2। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के हर एक टर्म के इक्वल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला जो दे रखा है v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है, ये करेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हर एक टर्म के साथ इक्वल है। सो ईच टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन इज हैविंग सेम डायमेंशन। हर टर्म की डायमेंशन क्या है, सेम है, सेम डायमेंशन। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली कंसिस्टेंस। तो इसी तरीके से हम सारे फॉर्मूलों की कंसिस्टेंसी डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज़ करके या डायमेंशंस को यूज़ करके चेक कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। यहाँ पर अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम नेक्स्ट फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप m का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका m l0 t0, v का lt-1, g क्योंकि एक्सेलरेशन है तो a का जो होगा वही g का होगा। सिर्फ a और g में क्या फ़र्क है, a जो होता है वो एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशंस होते हैं वो होते हैं, और g जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है दोनों एक्सेलरेशन ही, और जब एक्सेलरेशन है तो दोनों की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, सेम है। यानी कि ये होगा lt-2। h हाइट है, यानी कि अगेन आपकी क्या है, डिस्टेंस, तो l हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। राइट हैंड साइड के टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। और इस इक्वेशन में देखने पर पता चल रहा है कि दोनों टर्म आपस में इक्वल है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला जो ऊपर दे रखा है ये फॉर्मूला राइट है, जो कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ये प्रूव किया है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को चेंज करना। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को चेंज करेंगे। यूनिट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द डायमेंशन and the dimensions are derived from the actual formula of physical quantity. If the dimensions are known of a physical quantity, then it is easy to express it in
FPS, CGS, MKS, SI सिस्टम और एनी अदर आर्बिट्रेरी चूजन सिस्टम। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पता हैं तो हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, और अगर हमें उसका डायमेंशन पता है तो हम उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, या यहाँ पर मैं कहूँ कि एक फॉर्मूला का, ये आपको एक जनरल फार्मूला दे रखा है यहाँ पर ये आपको एक जनरल फार्मूला दे रखा है। इस फार्मूले में हमने क्या किया है, यहाँ देखिए, इस टर्म में कोई भी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी मान ली है जिसमें m की पावर a, यानी कि m कुछ भी हो सकता है, m1 भी, a1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने कॉमन मान लिया है m टू द पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। इसी तरीके से इधर राइट हैंड साइड पर m2a, l2b, t2c, और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, ये यूनिट है और ये भी यूनिट है। अब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है ये n1 और ये n2। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि 10 किलोग्राम, तो 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम क्या है, किलोग्राम उसका यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर n2 इक्वल्स टू हो जाएगा n1। यहाँ पर ये वाले सारे जो टर्म्स हैं वो इन वाले टर्म्स के नीचे आ जाएंगे, m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। तो इस तरीके से यहाँ पर n2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इन सारे, अगर हमें ये वाली वैल्यूज पता हैं तो हम n2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं ये एग्जांपल शो कर रही हूँ, ये एग्जांपल जो एक दे रखा है, इसमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? सो टू कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इन एसआई सिस्टम। जूल कैसा है, एसआई सिस्टम में यूनिट है, और अर्ग है सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। तो हम इसमें रिलेशन यहाँ पर ड्राइव करेंगे, तो या हम कहें कि जूल को हम अर्ग में कन्वर्ट करेंगे कि 1 जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ वर्क इज m L2T minus 2. The units from dimension in SI and CGS system are किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो ये वाले यूनिट हैं, ये वाला जो यूनिट है वो SI सिस्टम का यूनिट है। जब SI सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 जूल के बराबर, और ये है CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में मास को नापने के लिए ग्राम, डिस्टेंस को नापने के लिए सेंटीमीटर, और टाइम को नापने के लिए सेकंड। तो यहाँ पर हमने दोनों सिस्टम्स का यहाँ कंपैरिजन किया है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि हम 1 जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और CGS में n2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मास 1 किलोग्राम हमें पता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। लेंथ 1 मीटर वी नो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है, और टाइम 1 सेकेंड ही होता है। सो यहाँ पर m पावर a, l पावर b, t पावर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m L2T माइनस 2, जो कि आपका यहाँ से आया है इससे। ठीक है, सो a की पावर कितनी हो गई, 1, b की पावर 2 और c की पावर -2। अब आपके पिछले जो फॉर्मूला था उसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। m1 किस में था, 1 किलोग्राम था, m1 की वैल्यू 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को जब हम ग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। L1 जो कि मीटर में है, तो यहाँ पर हम ये ऊपर वाले जो यूनिट्स हैं वो आपके जूल के हैं, और नीचे वाले हैं वो आपके अर्ग वाले हैं, यानी कि CGS सिस्टम के। और ऊपर वाले किसके हैं, ऊपर वाले हैं हमारे SI के, और नीचे वाले हैं हमारे CGS के। तो यहाँ पर L1 100 सेंटीमीटर और T 1 सेकेंड है, और T2 भी 1 सेकेंड है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका पावर से पावर को उसमें खोल देंगे। तो ये n2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड से सेकंड कैंसिल।
तो ये हो जाएगा आपका 1000 की पावर 1, 100 की पावर 2 और 1 की पावर -2। यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो क्या है, ये इन्वर्स में चल रहा है तो ये हो गया -2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 3 0 है और यहाँ पर 100 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गई ये आपकी 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 था और 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 टू द पावर 7। दैट मीन्स 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, यानी कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। नेक्स्ट है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में हमें क्या करना है, रिलेशन को ड्राइव करना है। तो डायमेंशनल का यूज़ करके, डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके हम एक रिलेशन भी बना सकते हैं। द मेथड ऑफ, या रिलेशन हम ड्राइव कर सकते हैं। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन समटाइम्स बी यूज टू डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटीज़, और इसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस का तो पता होना ही चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। एंड कंसीडर इट एज अ प्रोडक्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। सो कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, हमने एक पेंडुलम लिया है, हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लिया हुआ है, मान लीजिए ये एक रिजिड सपोर्ट है, यानी कि ये ऐसा सपोर्ट है, या मान लीजिए कोई हुक लगा हुआ है और इस पर ये इस टाइप से एक पेंडुलम लटका हुआ है। और ये पेंडुलम यहाँ पर क्या है, ये एक बॉल जो होती है स्फेरिकल बॉल मेटल की, उसको बोलते हैं बॉब। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना बॉब, ये बॉब ये होता है जो यहाँ पर एक छोटा सा स्फेरिकल मेटल का एक छोटा सा गोला लटका होता है, स्फीयर लटका होता है, जिसको बोलते हैं बॉब। और जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या करने लगेगा, यहाँ पर ऑक्सीलेट करने लगेगा। तो हम इन ऑक्सीलेशंस का क्या निकाल रहे हैं, हम इन ऑक्सीलेशंस का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, और टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया द डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड टी ऑन द क्वांटिटीज, की जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि एल जो धागे की लंबाई जितनी है, स्ट्रिंग की लंबाई जितनी है उस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और बॉब के मास पे डिपेंड करता है कि बॉब कितना भारी है और कितना हल्का है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने ये मान लिया कि T इक्वल्स टू के क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या करते हैं कि T को हम मानते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंडेंस किस किस पर है, L की पावर x को हमने अभी कुछ मान लिया है, बाद में इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करके निकालेंगे। अभी हमने कोई भी क्वांटिटी मान ली है x, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, l टू द पावर x, m टू द पावर y एंड g टू द पावर z। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया k l टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? सो वेयर k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड x y z आर द एक्सपोनेंट। The dimension of the quantities involved in the equations are, अब इस फॉर्मूले में जो भी डायमेंशनल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं हम क्या करेंगे, हम उनका यहाँ पर हमने उनकी क्या लिख ली है, वैल्यू लिख ली है। जैसे m पर डिपेंड कर रही था t, जो टाइम पीरियड था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड जो है
m पे डिपेंड कर रहा है, m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने यहाँ पर m का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया m L0 T0। l का केवल l लिख दीजिए या फिर m0 L T0 लिख दीजिए, g LT माइनस 2 और t t। बाय सब्सटीट्यूटिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में रख देंगे इस वाले में, इस यहाँ पर हमने वैल्यूज़ रख दी। अब जब वैल्यूज़ रख दी तो हम m के टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, l के टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और t के टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। जब आप m के टर्म्स को एक साथ लोगे तो यहाँ पर m की पावर 0 है फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में भी m की पावर 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 1 1, तो m की पावर क्या आ जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा जो कि आपके सेकंड टर्म में है। बाकी की दोनों टर्म्स में m की पावर 0 है तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से l की पावर हो जाएगी x प्लस जेड, t की पावर हो जाएगी, t की यहाँ पर पावर हो जाएगी, यहाँ पर देखिए t की पावर हो जाएगी -2। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकी पावर्स को लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स को राइट हैंड साइड की पावर्स के साथ कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने पर यहाँ पर y इक्वल्स टू आ जाएगा 0। जब हम यहाँ पर y के my के टर्म को इससे कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से l वाले टर्म को कंपेयर करिए तो x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। t वाले टर्म को कंपेयर करिए तो -2z इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए y तो आपको पहले ही पता चल गया, y कितना है 0। z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2। अब इस जब z की वैल्यू को हम इस वाले टर्म में रखेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू k l की पावर कितनी है 1/2, l 1/2 अपॉन ये आ जाएगा z की पावर भी कितनी है g 1/2, यानी कि नीचे लिखेंगे तो ये माइनस साइन चला जाएगा क्योंकि हम नीचे ले आए हैं उसको। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ही लिखते हैं तो उसको -1/2 लिखना पड़ेगा। क्लियर। और m की पावर y है और y यहाँ पर कितना है 0, तो यानी कि m की पावर 0 और वो कितना होता है 1, तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और l की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू k √l/g। तो ये यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके ड्राइव कर लिया है। क्लियर। सो ये फॉर्मूला आ गया t इक्वल्स टू k √l/g। द वैल्यू ऑफ k इज 2π, और जब k की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं तो k की वैल्यू जो आती है वो 2π के बराबर होती है। थैंक यू।